अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। महंगाई पर काबू पाने का ऐलान भी किया। कहा 2 साल बहुत मुश्किल थे, PDM का मकसद कौम के लिए होता तो हमारी हुकूमत गिर चुकी होती। ये कौम के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि साइकिलों की दुकान वालों की आज लंदन में जायदादें हैं, ये बजट में भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ये जीत नहीं सकते। तो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते। लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, किसी नज़रिए के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। ये समझ रहे थे हम डूब जाएंगे। अब ये जो इन्होंने देखा है कि ये जो निकल गई है और आगे मज़ीद जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग कि ये अब और मज़ीद आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान सही रास्ते पर लग गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, ये जो सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही रास्ते पे हैं। अब ये फिर कोशिश करेंगे कुछ, मुझे पूरा शक है ये अभी बजट में भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। ऐसे में बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि कल का इजलास हो या आज की मीटिंग, सारी अपोजिशन जमातें अगरचे एक कमरे में नहीं बैठ रही, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि नालायक हुकूमत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चारसदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका ये भी कहना था कि अगर PDM के एक्शन प्लान पर अमल किया जाता तो मरकज़ और पंजाब में आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत न होती। अब तक अपोजिशन की बात है, हम तो साथ शायद बैठ नहीं रहे हैं एक ही कमरा में या एक ही जगह पे, लेकिन हम पॉइंट्स पे तो इत्तेफाक रखते हैं और म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ पोजीशंस रखते हैं, राइट। पूरा का पूरा अपोजिशन, चाहे वो कल का मीटिंग में हो या आज का मीटिंग में हो, हम समझते हैं कि इमरान खान की नालायक नाअहल हुकूमत की वजह से अवाम पाकिस्तान के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक आपके पॉइंट है, ये तो अभी ख़ानदान के अंदर भी होते हैं, जमातों के अंदर भी होते हैं, और जितना कम हो उतना ही बेहतर। अगर हम सब मिल के जो है हुकूमत को निशाना बनाए, इमरान खान को निशाना बनाए, तो ये सब के लिए बेहतर। अगर हम ऐसे मिल के उस एक्शन प्लान, जिस एक्शन प्लान पे 10 सियासी जमातों ने सिग्नेचर्स भी साइन किए थे कि हम वो ऑप्शंस इस्तेमाल करें, वो हथियार इस्तेमाल करें, और अगर हम वो हथियार इस्तेमाल करते तो एटलीस्ट पंजाब और वफाक की हद तक तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहता। कश्मीरियों के खून पर भारत से तिजारत बड़ी गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को साफ साफ बता दिया। टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू में कहा, लाखों कश्मीरियों की शहादत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत ताल्लुकात की बहाली चाहता है तो 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले, फिर रोड मैप लाकर मसला कश्मीर का हल भी निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से बराह रास्त मुखातिब। मौजूदा सूरत हाल में भारत से ताल्लुकात की बहाली को मुस्तरद कर दिया। असल रुकावट क्या है खुल कर बता दिया। अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, हम उस सबको नज़रअंदाज कर देंगे। इमरान खान ने कश्मीरियों के खून की कीमत पर भारत से तिजारत को नाकाबिल कबूल करार दिया। कोई शक नहीं कि हमारी तिजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, भारत अगर 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले ले तो न सिर्फ ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं, बल्कि एक रोड मैप लाकर मसले कश्मीर का हल भी निकाला जा सकता है। कोरोना वबा के बावजूद मुल्की मईशत में बहाली का सफ़र भी जारी है। महसूलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आदाद शुमार आवाम के सामने रख दिए हैं। कहा, मईशत की बेहतरी तरक्की की बुनियादी सीढ़ी है और पायदार तरक्की का हुसूल हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट।
मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात नतीजा खेज साबित होने लगे। वज़ीर आज़म के बाद विफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी मुआशी बहाली के सफ़र को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में शौकत तरीन ने बजट वेबिनार में कहा, जब हुकूमत संभाली तो मईशत बहरान ज़दा थी, लेकिन वज़ीर आज़म के फैसलों की बदौलत मईशत का पहिया मुस्बत सिमत गामजन रहा। ठोस पॉलिसियों की वजह से महसूलात रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गयी। Revenues of the government also started to pick up. This month they will cross 4 trillion rupees for the first time in the history of Pakistan. वज़ीर ख़जाना ने पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल को अहम तरजीह करार दिया। ये भी कहा, रुपए की कदर में इजाफे के लिए भी अहम इक़दामात किए गए। Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package. Construction is one industry which not only just brings in a lot of labor to work, but also supports around 42 industries. शौकत तरीन ने मजीद कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। बजट में किसान दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराएंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने पार्टी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। कहा, काउंसिल अवाम दुश्मन बजट मंजूरी रोकने के लिए हिकमत अमली का जायजा ले, महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी ज़बूहाली से दरपेश संगीन मुश्किलात को उजागर करें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत झूठ से अदादोशुमार बदल सकती है, ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। IMF मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। रात को महंगाई की वजह से नींद नहीं आती, इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने टेलीथॉन में सवाल का जवाब देते हुए कहा, महंगाई कम करने के लिए ज़राअत में बेहतरी लाना होगी, किसान को सहूलियात दी जाएंगी तो पैदावार बढ़ेगी, कीमतें नीचे आएंगी। सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर। इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़रूरी इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। अपनी कौम को बचाने के लिए कि बाहर से महंगाई ना हो, पाम ऑयल को भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोस्टल बेल्ट के ऊपर हम पाम ऑयल का करें। जैतून सारे इस वक्त पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जैतून का इनकलाब आ जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आएँ। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिक अवान का कहना है कि हुकूमत की मुआशी टीम की मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया। आज टेक्सटाइल, कॉटेज और हैवी इंडस्ट्री जौबन पर हैं। वज़ीर आज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो अपनी काविशों का समर अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोशिशें इसी तरह जारी रहेंगी। इंडस्ट्री और ओवरऑल हैवी इंडस्ट्री जो है वो पूरे जौबन पे है और आज वज़ीर आज़म का चेहरा खिल के मुस्कुराहट में तब्दील हुआ है कि वो अपनी उन काविशों का फल और समर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई देता है और नज़र आता है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। पहले मरहले में ये रिवाइवल थी, उसके बाद कंटिन्यूटी और फिर सस्टेनेबिलिटी। पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा बयान। कहा, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जंग लड़ रहे हैं। ये एक जिद्दोजहद है जो जारी रहेगी। अदलिया के साथ बैठ कर इस्लाहात के लिए भी तैयार हैं। जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है। इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूँगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं। अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। किस हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी की जाए और किससे गुरेज किया जाए, अब हुकूमती बोर्ड अवाम की रहनुमाई करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में बोर्ड बना दिया है।
जो ये तय करेगा कि कौन सी सोसाइटी कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी है। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। एक बोर्ड बनाया है जो फैसला करेगा कि इतनी ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं इनमें से कौन सी लीगल हैं। ये सब वेबसाइट के ऊपर आएगी ताकि लोगों से धोखा ना हो। पहले तो पता चले लीगल सोसाइटी कौन सी है, उनके ऊपर पूरी चीज़ें, फिर हम किन कंडीशंस पे लीगल बनेगी, वो अगर वो कंडीशंस मीट नहीं करती तो उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। फिर उनमें से और जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ हैं, कई इलीगल हैं वो बंद कर देंगे, जो कि अभी काम ही थोड़ा सा शुरू हुआ है। कई सोसाइटीज़ इलीगल बन गई हैं लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा प्लॉट बेच दिए हैं कि वो अब लोग वहाँ रहना शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए एक और निज़ाम लेके आ रहे हैं। कहने का मकसद यह है, जस्टिस अजमत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके नीचे हमने अब एक कमेटी बनाई है जो बाकायदा कैटेगराइज कर रही है। तो आगे से ताकि ये जो हालात ना हो कि लोगों की ज़मीनें बेच देते हैं और उनके पास प्लॉट्स नहीं होते और फिर पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए अब इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन कर रहे हैं। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 56 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। 2697 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। शरह 4.81% रही है। पाकिस्तान में भारतीय वायरस का पहला केस भी सामने आ गया है। कौमी इदारा बराए सेहत ने तफसीलात जारी कर दी हैं। कोरोना से एक दिन में 56 अमवात हुई हैं। 2697 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 58,878 हो गई है। NCOC की जानिब से बताया गया है कि मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 3,83,955 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई थी। आज़ाद कश्मीर के 39 साला शख्स में भारतीय वायरस की तस्दीक हुई है। ऐसे में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद तकरीबन 3% के करीब है। SOPs पर अमल करने और वैक्सीन लगवाने से इंशाअल्लाह वबा पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। पंजाब के अंदर टोटल पॉजिटिव केसेस जो आए हैं वो 696। SOPs जो हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें और वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए। अगले 3-4 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी। इस वक्त हमारे सारे सेंटर्स के अंदर साइनोवैक शुरू हो गई है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डोज जो है वो साइनोफार्म की लग रही है। फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग कॉन्साइनो की यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही है। 356 के करीब हमारे पास सेंटर्स मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटी है 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की। पूरे पंजाब के अंदर 35 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं वैक्सीन के बारे में, वो खुदारा गलत है। जो वैक्सीन पाकिस्तान में लग रही हैं दे आर स्टैंडर्ड वैक्सीन। मैंने अपने आप को लगवाई है। हमारे सेक्रेटरीज जो बैठे हुए हैं सबने वैक्सीन लगवा ली। सच और झूठ में फ़र्क दिखाना समा का रोज़मर्रा का काम है। आज समा एक और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा से पर्दाफाश करने जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के एक बयान को आपने देखा और सुना होगा। ये एडिटेड बयान है, जिसे गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कहा जाए तो गलत ना होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। और मैं श्योर करना चाह रही हूँ आपको, मैंने नहीं लगवानी, मेरे सेक्रेटरीज नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल जुडिशियसली दी जाए। और मैं श्योर करना चाह रही हूँ आपको, किसी VIP को नहीं मिलेगी। मैंने नहीं लगवानी, मेरे सेक्रेटरीज नहीं लगवाएंगे। हम अपने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे टॉप प्रायोरिटी है सबसे पहले उन्हें लगेगा, फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं जो वल्नरेबल हैं उनको लगेगा। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। किसी मरीज को अकॉर्डिंग टू एथिक्स आप कोई जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। अगर एक मरीज कहता है मैं नहीं लगवाना चाहता वैक्सीन, तो हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते। ये बात मैंने आपको कही है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट अगर कोई बहुत फ्रेल हो, चांसेस है उनसे बुखार हो जाए या कुछ इस तरह के बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं होता। वैक्सीन कहाँ से आती है, कैसे लगती है, इसको कैसे संभाला जाता है? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने एक जामे रिपोर्ट तैयार की है
जिसमें वो लोग जो वैक्सीन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। फार्मा इंडस्ट्री से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक कोरोना वैक्सीन के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल रखा जाता है और कई ऐसे सवालात जो आपको उलझाते हैं, आइए उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल ILRs प्रोवाइड किए हैं। ILRs नॉर्मल पब्लिक के लिए समझाने के लिए आइस लाइन फ्रिजेज होते हैं जो कि वैक्सीन के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि उनको स्टोर किया जाए। उसके अलावा वैक्सीन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास पहुंचती है। सॉफ्टवेयर के अंदर इवन हमें ये भी पता होता है सिंध गवर्नमेंट के साथ कि वो किस फ्रिज में रखी जाएगी, और वो फ्रिज अगर हमारे फैसिलिटी के अंदर है तो उसके अंदर डेटा लॉगर होता है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके टेम्परेचर की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है। अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये वैक्सीन 8 डिग्री से कम पे रखी जाएगी और अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ता है तो देयर आर अलार्म्स, हमें पता चल जाता है कि वैक्सीन एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर मौजूद है। अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि कोई वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पर रखनी है या -25 पे रखनी है या कोई भी टेम्परेचर रिकमेंड करता है, अगर वैक्सीन उस टेम्परेचर पर नहीं रहती तो वो वैक्सीन काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल सवाल है कि वो कितने घंटे उस टेम्परेचर पर रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि वो वैक्सीन ऑल ऑफ द टाइम उस टेम्परेचर के ब्रैकेट में रहे जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है। जो वैक्सीन में अज्जा होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर वैक्सीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस वो कम हो जाए। नुकसान नहीं होगा, सिर्फ एक नुकसान ये होगा कि आपको वैक्सीन आपके अंदर बिल्कुल जो है किसी काम की नहीं होगी, लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग या उसमें जो है कोई सेहत को कोई ख़तरा नहीं होगा। EPI की रूटीन वैक्सीन में आम तौर से एक स्टिकर होता है जिसको हम वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं, VVM। और वो VVM होता इस तरह से है कि जब वैक्सीन अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती तो जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है वो अपना रंग चेंज कर लेता है। जैसे जैसे पैंडेमिक आगे बढ़ेगी और हम लोग अपनी वैक्सीन्स को जो है ज़्यादा बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह वैक्सीन वाइल्स पे VVM मॉनिटर भी आ जाएगा। हमारे फ्रीज़र ना सिर्फ स्पेशल हैं बल्कि ये सिंध गवर्नमेंट से रिमोटली लाइव कनेक्टेड हैं। तो हमारा टेम्परेचर अगर कभी 2 से नीचे या 8 से ऊपर जाता है तो हमारे पास अलार्म सिस्टम है जिसमें हम फ़ौरन उसके एक्शंस लेते हैं कि वो ये क्यों हो रहा है। इस वक्त जो हमारे पास साइनो फार्म है, साइनोवैक है, जो किल वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, या जो वैक्सीन्स हैं इनकी एफिकेसी 70% या उससे ज़्यादा है फॉर ऑल डिजीज़। लेकिन अगर हम देखें हॉस्पिटलाइजेशन और हम देखें सीवियर डिजीज़ यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या खुदा न खास्ता जिसमें डेथ का ख़तरा हो या अस्पताल में दाखिल होना पड़े, उसके लिए जो प्रोटेक्शन है, जो एफिकेसी आप कहेंगे वो 90% या उससे ज़्यादा है। हर वैक्सीन का जो तरीक़ा है इम्यूनिटी क्रिएट करने का वो एक जैसा नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उनको हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का मतलब है कि जो पूरा का पूरा वायरस है वो किल्ड उस वैक्सीन में मौजूद है और हमारी बॉडी उस वायरस से इन्फेक्शन तो नहीं ले सकती लेकिन इतना रिएक्ट कर जाती है कि हमारी बॉडी में ताकत आ जाए उस वायरस को फाइट करने की, अगर वो रियल वायरस हमारे पास आता है। उम्मीद है वैक्सीन से मुतल्लिक आपको गुमशुदा सवालों के जवाबात मिल गए होंगे और जो खदशात हैं वो भी ज़रूर दूर हो गए होंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। वज़ारत इत्तलात ने वाज़ेह किया है कि ISI ने सहाफ़ी असद तूर पर मुबैना तशद्दुद से इजहार लाताल्लुकी किया। प्रेस रिलीज़ में ये कहा कि इल्ज़ामात का तसलसल ज़ाहिर करता है कि इदारे को मुनज़्ज़म साजिश के तहत 5th जनरेशन वॉर का निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है कि फुटेज में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़ेह हैं तो तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ज़िम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस और FIA को हिदायत दे दी हैं। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद तूर पर हालिया तशद्दुद का वाक़या, वज़ारत इत्तलात और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का आला सतह पर राब्ता। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि ISI ने वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की। ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल मुनज़्ज़म साजिश को ज़ाहिर करता है जिसके तहत ISI को 5th जनरेशन वार का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि ISI समझती है कि जब CCTV में मुल्ज़िमान की शक्लें वाज़ेह हैं तो फिर तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इस सिलसिले में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी।
वजीर दाखिला शेख रशीद की भी कौमी इदारे पर इल्जाम तराशी की मजम्मत। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और FIA को टास्क सौंप दिया। असद तूर के मसले में बाज लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। अभी IG इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं। वज़ारत इत्तलात का ये भी कहना था कि बगैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश खत्म होनी चाहिए। इस तरह की मनफी रवायात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं और जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफ ने पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कौम यकीन रखे किसी को शरपसंदी फैलाने या चंद अफराद को सोशल मीडिया पर खेल खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये भी कहा कि हुकूमत खुतबा जुमा पर पाबंदी नहीं लगाना चाह रही। कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई शरपसंदी फैलाने की कोशिश करेगा उसे नहीं फैलाने दी जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। चंद अफराद खेल खेलना चाहें यहाँ तो उनको खेल खेलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के हवाले से भी, PTA से भी, वजारत इत्तलाआत से भी, कैमरा से भी, सबसे बात करेंगे। हुकूमत ने किसी को नहीं कहा है कि आप जनाब खुतबात जुमा तैयार करें और हमने उसके ऊपर मुसल्लत करने हैं किसी पर। सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी जो असरे हाजिर के मौजू है। माहौलियात है, बाबूद आबादी का मसला है, सोशल मीडिया है, इसका जायज नाजायज इस्तेमाल है। बाज दोस्तों ने मोहब्बत करके ये कह दिया कि जी नाफिज कर दिया गया है। किसी जगह पे ये डिस्कस ही नहीं है खुतबा जुमा पे हमने पाबंदी लगानी है या हमारी मर्जी से होना चाहिए। चाहते हैं मेहराब व मिंबर से जो आवाज निकले इत्तेहाद, वहदत, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, बगैर किसी एविडेंस के मुल्क के सलामती के इदारों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाना ये नाकाबिले कबूल है। इमरान खान की हुकूमत जो है, मौजूद रहेगी। 2023 के बाद भी इमरान खान की हुकूमत आएगी। ये 28 के बाद का सोचे क्या करना है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात हो रही हैं। 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान, कहा जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि रिंग रोड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैंने पहले इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो इंक्वायरी थी उसमें पता चला वाकई ये है। अब ये पूरा एक ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है और इसका सारा 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। नून लीग के MNA शेख रुहेल असगर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बयान दिया था, वो हक़ाइक़ पर मबनी था। किसी को इस बारे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कौन किससे मिल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था और वो बड़ा हक़ाइक़ पे मबनी था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अपनी जमात से उस बयान के ख़िलाफ़ बहुत सारी एक्शन आया। वो बयान आज के उनके रवैये के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अब आप उनसे ये तवक्को करते थे कि वो सिंध असम्बली को तोड़ दें या सिंध असम्बली से रिज़ाइन कर दें और वो घर चले जाए। पीपल्स पार्टी का और नून लीग का डिफरेंट सोच थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे जज के साथ साथ अपने मजाज का। आपका क्या ख्याल है कि वो पंजाब पे यलगार करने के लिए आए थे? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने नून लीग से कोई रिज़ाइन किया हुआ है। किसी को इस बारे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो कौन किससे मिल रहा है। हमेशा आप अपने अल्फाज का दुरुस्त चुनाव करें, तो अल्फाज का घाव बहुत बुरा। हैदराबाद में हाला नाका के मकाम पर अकरम वाह नहर में 3 बच्चे नहाते हुए डूब गए। एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि एक की लाश निकाल ली गई है। तीसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। बात करेंगे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, क्या बताते हैं रेस्क्यू जराए? हाँ जी बिल्कुल, ये हाला नाका के मकाम पर अकरम वाह कहा जाता है इसको। वहाँ पर 3 बच्चे जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो नहा रहे थे कि गहरे पानी में चले गए, जिसमें के बाद जो है राहगीर वहाँ से जा रहा था तो उसने फौरी तौर पर एक बच्चे को, जिसका नाम कामिल बताया जा रहा है, उसको निकाल लिया। बाकी 2 बच्चे वो डूब गए। एक बच्चे की जो है गोताखोरों को बुलाया गया और उसकी लाश निकाल दी गई है। एक बच्चे की जो है इस वक्त की गोताखोर जो है वो बच्चे की लाश को ढूंढने पर मसरूफ है। इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद अब्दुल गफार सुमरो ने यहाँ पर अपनी रेस्क्यू की टीमें भेजी है और वो तलाश बच्चों की जारी है। जी इम्तियाज, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
उधर चित्राल में मुसाफिरों से भरी गाड़ी पुल क्रॉस करते हुए दरियाए यारखून में जा गिरी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को बचा लिया। 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद डूब गए, जिनकी तलाश जारी है, जबकि 2 को जिंदा बचा लिया गया है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तहवील में लिए गए मशकूक अफराद से तफ्तीश की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के सिंध हुकूमत पर वार बोले, शिकारपुर में डाकू पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे हैं। जियाली सरकार ने पानी का शोशा सिंध में डाकू राज छुपाने के लिए छोड़ा। मुराद अली शाह ने तो नालों की सफाई तक से इनकार कर दिया। कराची वाले फिर पानी में डूबेंगे, मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। 13 साल में 7,880 अरब ये माशी दहशतगर्द ये डकार गए और सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध में जो डाकू राज है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पानी के इशू में उसको डाकू राज के इशू को बहाने की कोशिश की। सिंध में कहा गया कि डाकू ऑपरेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन को स्लो कर दिया गया। कि शिकारपुर में सूरत हाल ये है कि डाकू आज़ाद हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर चढ़कर वीडियोस बना रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं रिट को, और पुलिस के प्रोटोकॉल में डाकू फिर रहे हैं। शेख रशीद साहब गए थे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि आपको जो चाहिए हम तैयार हैं, रेंजर्स की जरूरत है, चाहिए रेंजर्स को ऑफिशियली बुलाइए, इख्तियार दीजिए, फेडरल गवर्नमेंट तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक वज़ीर आला साहब आपने कोई खत लिखा किसी इदारे को? आज डाकू अगर मारे गए तो तस्वीरें दिखाएं, उनकी नाम बताएं, उनकी शनाख्त बताएं। अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए पुलिस ऑर्डर 2019 लेकर आए, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला सिंध के पास है। कराची के नाले भी बारिश आने वाली है ना, फिर आप देखिएगा कराची के लोग डूब रहे होंगे गटर के पानी के अंदर, घरों में जा रहा होगा। लेकिन जो नाले हमें बताए गए थे उसके अंदर गुजर नाला, औरंगी नाला, इनके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जो 38 नाले मुराद अली शाह ने साफ करने, मुराद अली शाह ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता कि कराची वाले डूबते हो डूबो, मरते हो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं। गुजरावाला में गैस सिलेंडर की दुकान में रिफिलिंग के दौरान लीकेज के बाइस धमाके के बाद आग लग गई। आग के बाइस 2 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और जो झुलसे हैं अफराद, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। तहम जो 2 अफराद हैं, उस्मान और फान उनका नाम बताया गया है, एक दुकानदार है और दूसरा हेल्पर है, उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक है। और रेस्क्यू आग वाला के करीब इनकी एलपीजी की रीफिलिंग की जो है ये दुकान है, जहां पे रीफिलिंग के दौरान लीकेज के बायस जो है वो धमाका हुआ है और उसके बाद आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया। तो हम ये 2 अफराद जो दुकान में मौजूद थे वो बुरी तरह से जो है वो जख्मी हुए हैं और इस वक्त सिविल अस्पताल गुजरावाला में ज़ेरे इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में खानेवाल रोड पर गुज़श्ता रोज कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की कई गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली आग दूसरे रोज भी बेकाबू है। रेस्क्यू एहलकारों ने एक गोदाम को क्लियर कर दिया, मगर दूसरे में ऑपरेशन जारी है। बेसिकली जो आग है वो तकरीबन पिछले जो लास्ट डे है तकरीबन 3:30 बजे से लगी हुई है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल समेत 5 अजला की 21 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। प्रोबेबल रीज़न है वो तो भी डेफिनेटली जब पूरा काबू पाया जा सकेगा तो उस वक्त फाइंड किया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल जो है हम तकरीबन 70% जो एक्टिव फायर है उस पर काबू पा चुके हैं। अब तक रुई की हज़ारों गांठें खाकस्तर हो चुकी, करोड़ों रुपए मालियत की रुई जल गई। ताम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब ऐसी इतलात आ रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर कलीम, उनकी तरफ से कि 27 घंटे बाद जो रेस्क्यू ने आखिरकार जो कॉटन फैक्ट्री में लगी हुई आग थी उस पर काबू पा लिया है। अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, जो 2 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर कलीम के मुताबिक कहीं कहीं आग भड़कती है तो जो उसी वक्त बुझा दिया जाता है, क्योंकि कॉटन है। अभी तक जो रेस्क्यू के जराए हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि आया कि ये आग किस वजह से लगी। अभी तक करोड़ों रुपए का जो है रुई जो है वो जल चुकी है। अभी कोशिश की जा रही है कि जो सामान बच गया है, खासतौर पर जो मशीनरी थी उसको कहीं महफूज जगह पर जो है वो उसको पहुंचाया जाए। आग के बाद एक जो गोदाम था उसकी मुकम्मल तौर पर जो छत है वो गिर चुकी थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे
हुई। और अब आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। आसिफ बलोच, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक तरफ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा तो दूसरी जानिब फैसलाबाद कैनाल रोड पर बनाई गई ग्रीन बेल्ट पर मुबैना तौर पर PHA मुलाजमीन ने सफाई करके आग लगा दी, जिससे बेल्ट जल कर राख हो गई। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। पत्तों से सुलगता धुआं, राख हुई जमीन। फैसलाबाद किनाल रोड पर ग्रीन बेल्ट्स में लगी आग दर्जनों पौधों को निगल गई। मुबैना तौर पर आग पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुलाजमीन ने लगाई। दरख्तों से पत्ते वगैरह झड़ते हैं ना, तो वो समेटने के बजाय वो कोशिश करते हैं कि इकट्ठे करके ना समेट के अभी कहीं और जाके इसे फेंकेंगे, डिस्पोज करेंगे, आग लगा देते हैं ना इधर ही अपनी जान छुड़वाने के लिए। सड़क किनारे घास और पौधों में लगी आग से उठते धुएं से राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना है। पहले कोरोना की डिजीज़ फैली हुई है जो सांस की वजह से हमें प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो इस वजह हमें PHA को चाहिए कि ये सफाई किया करें, ना कि आग लगाया करें। PHA के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कोयटा का हल्का PB27 हाजी गैबी रोड मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया है। इलाके में दरपेश मुश्किलात से मुतालिक इलाका मकीन से जानते हैं। जी मैं हूँ नज़र बड़ेज, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के जगैबी रोड शाहदरे की इस गुंजान आबाद इलाके से आप देख रहे हैं कि इस इलाके का नाम अगर मसाइलिस्तान रखा जाए तो कम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीवरेज का क्या सिस्टम है, पीने का पानी लोगों को मुयसर नहीं है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदे आवाम से गायब हैं, आवाम मुश्किलात में दो चार है। आप इस कोयटा के मौत के कुएँ को देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ाना बच्चे इस गटर में गिर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। जुल्म की हद तो ये है कि वफाकी हुकूमत की डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी के इलाके के होने के नाते ये इलाके की सूरत हाल ये है कि लोग पीने के पानी इस गर्मी शदीद गर्मी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और यहाँ पे ट्रैक्टर माफिया की जो उन्होंने हलचल मचा रखी है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, तो फरियाद करे किस से करे। इस वक्त सड़कें जो है हमारी कंडरात के मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का सिस्टम का ये अलम है कि सड़कों से नदियाँ बन चुकी है। यहाँ पे आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े औरतें किस मुश्किल से इस रास्ते से गुजर रही है। अमेज़ॉन की तरफ से पाकिस्तान को हाल ही में सेलर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को होगा। छोटे सनतकारों की अहलियत बढ़ाने के लिए वजारत सनत के इदारे समेडा ने तरबियती प्रोग्राम कराने का फैसला किया है। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। अमेज़ॉन पर कमाना है तो तैयारी भी चाहिए। ब्रांड कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, इसकी तरबियत अब करेगा वजारत सनत का इदारा समेडा। हुकाम का कहना है कि छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के काबिल बनाने के लिए पॉलिसी बना ली गई है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, एक हिकमत अमली वजह की है कि इसको कैसे लेकर हम आगे चलेंगे। उसके ऊपर ट्रेनिंग शामिल होगी SMEs की, जिनको हम आगाही दे सकें कि अमेज़ॉन में रजिस्टर्ड सेलर होने का मतलब क्या है। ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन का कहना है कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे आना होगा। अमेज़ॉन में ई कॉमर्स का बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है इसमें, तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स बनाएं, प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं और नई चीजें इजाद करें। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 19 लाख अफराद और कंपनियां अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की खुशहाल मंडियों में अपना सामान फरोख्त कर रही हैं। कैमरामैन खावर महमूद और नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खामोशी से शादी कर ली। लॉकडाउन का कहकर तारीखी इमारत सयाहों से खाली कराई गई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अहलकार भी शादी से लाइल थे। बरतानवी वजीर आजम ने छुप छुपा कर गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा है कि बोरिस जॉनसन और कैरी सैमन की शादी कैथलिक वेस्टमिंस्टर के कैथेड्रल में हुई। सिर्फ 30 अफराद शरीक हुए। तारीखी इमारत सयाहों से ये कहकर खाली कराई गई कि लॉकडाउन किया जा रहा है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सीनियर अहलकारों को भी इस शादी का इल्म नहीं था। चंद दिन पहले रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे गए दावतनामे में कहा गया था कि बोरिस जॉनसन और कैरी सैमन जुलाई 2022 में शादी करेंगे। 1822 के बाद पहली बार किसी बरतानवी लीडर ने वजारत उज़्मा के ओहदे पर रहते हुए शादी की है। कैरी सैमन की पहली, जबकि बोरिस जॉनसन की ये तीसरी शादी है।
और अब आपको सैर करवा रही हैं आयशा अता लाहौर में वाक़े मिनी ख्योड़ा की, जहां कारीगर नमक के टुकड़ों से मुख्तलिफ फनपारे तैयार करते हैं। पिंक सॉल्ट कुदरत का खास तोहफा जो ख्योड़ा की कानों के बाद अब लाहौर के मिनी ख्योड़ा में भी मौजूद है, जहां बड़े बड़े नमक के टुकड़ों को तराश कर मुख्तलिफ फनपारों में ढाला जा रहा है। हथौड़ी की मदद से नमक के टुकड़ों को तोड़ने के बाद इसकी धुलाई का काम किया जाता है। बाद में हुनरमंद इसे मशीन में रखकर मुख्तलिफ अशकाल देते हैं और फिर मुहारत से इन पत्थरों में सुराख किए जाते हैं। राशि में आता है, उसके बाद हम उसको कटिंग करते हैं मुख्तलिफ शेप में ना। नेचुरल शेप में करना हो तो फिर भी हम इसको कटिंग करते हैं। उसके बाद जो ना क्राफ्टेड चीज़ें बनानी होती हैं। कारीगर के हाथ लगते ही नमक के ये टुकड़े कुछ ही घंटों में खूबसूरत डेकोरेशन पीस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पैकिंग शॉप इसकी लास्ट स्टेज है, ये डब्बों में पैक हो के फिर ये बाहर जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। कारीगर कहते हैं ये काम खासा मेहनत तलब है। इन टुकड़ों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाते हैं और इन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी फरोख्त किया जाता है। मुख्तलिफ फनपारे तैयार करने के बाद इनकी कीमत ज्यादा जरूर होती है, मगर कारीगर की मेहनत से ज्यादा नहीं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। मुल्तान के बागात में गर्मियों की खास सौगात लीची तैयार हो गई है। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। जायके में मीठी और रस से भरी लीची मौसम गर्मा का बेहतरीन तोहफा है। दरख्तों पर सुर्ख और सुनहरी मोतियों की तरह बिखरी लीची पककर तैयार हुई तो बागबानों ने इस फल को दरख्तों से तोड़कर चुनाई का अमल शुरू कर दिया। माशाल्लाह जी, हमने पिछले साल से इस साल बहुत मेहनत करी है बाग के अंदर। पिछले साल इतना फल नहीं था जितना इस साल है, हमने बड़ी मेहनत करी है। कलकत्ती, बीदाना और गोला लीची की मशहूर इकसाम हैं जो मुल्तान में उगाई जाती हैं और मुल्क भर में बेहद पसंद की जाती हैं। हम यहाँ मुल्तान से लेके जाते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आए हम लीची खरीदने के लिए, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, मुजफ्फरगढ़ में जाके फ़रोख्त करते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक लीची का फल पानी की कमी को पूरा करता है, जबकि बागात में लीची का फल मई के आखिर से जुलाई के वस्त तक पककर तैयार रहता है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पेशावर में फ़लस्तीन मार्च से खिताब कर रहे हैं। चारों बेटे अपने रास्ते में कबूल फरमाया और खातून ने फिर सजदा किया और अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह आपने जो अमानत मेरी। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।